हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर, जिसमें आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। अगर आपको पीडीएफ या अपडेट चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आईएएस स्टडी विद सौम्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बरीद संदेशवाहक था, मुकद्दम ग्राम का मुखिया होता था, सदका दान विभाग का अधिकारी, सरखेल नौसेना का प्रमुख होता था, सरे नौबत पैदल सेना का प्रमुख था। जबकि इसमें क्या दे रखा है? पैदल सेना का प्रमुख सरखेल। पैदल सेना का प्रमुख कौन था? सरे नौबल था, और सरखेल नौसेना का प्रमुख था। मराठा प्रशासन में पैदल सेना का गठन नायक नौसैनिक पाइक कहलाते थे, हवलदार 5 नायक और जुमलादार 2 या 3 हवलदार, 1 हजारी 10 जुमलादार को कहते थे, और 1 पंच हजारी 5 एक हजारी, 1 सप्त हजारी 7 एक हजारी, जिसके अंतर्गत आते थे। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विश्व परीक्षक वैद्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? जंगाली विद कहा जाता था। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विश्व परीक्षक वैद्य को जांगल विद कहते थे। अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो अशोक के द्वितीय शिलालेख में चौल, पांड्य, सतीपुत्र तीनों का उल्लेख है, जबकि सातवाहन का उल्लेख नहीं है। द्वितीय शिलालेख में अशोक अपनी दक्षिणी सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, क्षत्रियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी के नाम बताता है। ये सभी तमिल राज्य थे और तथा उसके साम्राज्य के बाहर थे। किसके साम्राज्य के? अशोक के साम्राज्य के बाहर थे। अफगानिस्तान के कम से कम कुछ हिस्से निम्नांकित के राज्य में सम्मिलित थे। अशोक के राज्य में सेल्यूकस ने मौर्य राजवंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य को आरकोशिया, कांधार और पैरोपनीसडाई, काबुल के प्रांत तथा एरिया, हेरात एवं चैडोसिया के कुछ भाग दिए थे। ये भूभाग अशोक के साम्राज्य सीमा में बने रहे। मौर्य प्रशासन के में रूपदर्शक नामक पदाधिकारी उत्तरदायी था मुद्राओं के परीक्षण के लिए। मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक नामक पदाधिकारी मुद्राओं के परीक्षण के लिए उत्तरदायी था। अंतर्वैदिक अंतःपुर का रक्षाधिकारी था। धर्म महामात्र धर्म प्रचार एवं उद्दंड क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी था। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य के 3 नाम थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के प्रमुख थे। कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। यह पुस्तक राजनीति से संबंधित है। इसमें मौर्य की शासन व्यवस्था का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, भरतदत्त या बिंबिसार? तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। उसे मगध राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, भरतदत्त मौर्य राजवंश से संबंधित थे। तो कोई इसमें कंफ्यूज क्या कर सकता है? ये बिंबिसार की जगह अगर बिंदुसार होता तो वो मौर्य साम्राज्य से जुड़ा हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए कि बिंदुसार और बिंबिसार में इंसान कंफ्यूज हो जाए। अगला है निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों को भेजने का वर्णन करता है? तो 13वां शिलालेख। अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राज्यों में धर्म प्रचारकों के भेजने का वर्णन है, जिसमें तुलामय मिश्र राजा, टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, अंतेकिन मकदूनिया का एंटीगोनस, गोनेटस मक, शायरीन का मैगास और आलिक्य सुंदर या आलिक्य शुदल, एपीरस का अलेक्जेंडर और अंतियोक नामक यवन राज्य करते थे। और कलिंग आक्रमण का वर्णन कौन से शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में ही है। सिकंदर के आक्रमण के समय किस भारतीय राज्य में द्वैध राज्य प्रथा थी? तो पाटल में। सिकंदर के आक्रमण के समय पाटल राज्य भारतीय राज्य में द्वैध राज्य प्रथा थी। सिकंदर मैसिडोनिया के छत्रक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। इन्होंने 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया।
वितस्ता झीलम का युद्ध सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई सिकंदर की। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सीरिया एवं मिस्र जैसे सुदूर देशों से राजनीतिक संबंध थे? मौर्य। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंशी शासक अशोक उसके समकालीन विदेशी राजाओं के साथ राजनीतिक संबंध थे, जैसे सीरिया के राजा एंटियोकस द्वितीय थिलौस, मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस और मकदूनिया के राजा एंटीगानिस आदि। इन देशों के राजाओं से उनका राजनयिक संबंध था। अगला प्रश्न है, धम्मामात्र की नियुक्ति सर्वप्रथम किस भारतीय शासक द्वारा की गई थी? तो अशोक के द्वारा की गई थी। सम्राट अशोक मौर्य शासक बिंदुसार का पुत्र था। दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की व गुर्जरा अभिलेखों में उसका नाम तथा पुराणों में अशोकवर्धन मिलता है। अभिलेखों में अशोक को देवानम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित किया गया है। धर्म महामात्र सम्राट अशोक के वे उच्च अधिकारी थे जो अशोक द्वारा प्रचारित धर्म संबंधी मामलों एवं कार्यों की देखभाल करते थे। फायन ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था। अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। तो ए सही है, लेकिन आर गलत है। चीनी यात्री फायन के अनुसार भारत में सम्मानित व्यक्ति मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करते थे। कथन सही है। अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था, सही नहीं है, क्योंकि अशोक के लाख प्रयासों के बाद भी लोगों द्वारा जीवों का शिकार किया जाता था। अशोक के पाकशाला में भी कुछ पशुओं का वध किया जाता था। अतः अशोक का युग विकास की दृष्टि से मील का पत्थर नहीं माना जाता, शाकाहार के विकास की दृष्टि से। निम्न में से किस एक इतिहासकार ने अशोक का इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर लिखा है? तो भंडारकर ने। इतिहासकार D.R. भंडारकर ने अशोक का इतिहास केवल अभिलेखों के आधार पर लिखने का प्रयास किया है। जॉर्ज टर्नर ने सर्वप्रथम प्रियदर्शी की पहचान सम्राट अशोक से की। विडल महोदय ने सर्वप्रथम मास्की लघु शिलालेख में अशोक का नाम पढ़ा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि किस राजा को किस नाम से पुकारा जाता था। तो यूनानी शासक मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को किस किस नाम से पुकारा जाता था? एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस आदि नामों से भी अभिहित किया है। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखों में उसे अमित्रोकेडीज, बिंदुसार को क्या बोला गया है? अमित्रोकेडीज कहा है, जिसका संस्कृत रूपांतर अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानम प्रियदर्शी, राजा प्रियदर्शी के रूप से संबोधित किया गया है। मास्की, गुर्जरा, नैतुर, उदयगोलम में उसका नाम अशोक मिलता है। चाणक्य चंद्रगुप्त तथा बिंदुसार का प्रधानमंत्री था। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था। वह तक्षशिला का ब्राह्मण था। निम्नलिखित में से किस स्रोतों से विदित होता है कि कलिंग में अशोक ने घमासान युद्ध किया था? तो 13वें शिलालेख से। कलिंग युद्ध तथा इसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। विजय उपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। उत्तरी केंद्र राजधानी तोशली थी और दक्षिणी केंद्र की राजधानी जौगढ़ थी। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में स्थित था। कलिंग अशोक की इस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा। दुर्भाग्यवश किसी भी साक्ष्य से हमें कलिंग के शासक का नाम ज्ञात नहीं होता है। 13वें शिलालेख में इस युद्ध के भयानक परिणामों का इस प्रकार उल्लेख हुआ है। इसमें 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर लिए गए और 1 लाख लोगों की हत्या की गई। इससे भी कई गुना अधिक मर गए। युद्ध में भाग न लेने वाले ब्राह्मणों, श्रमिकों एवं गृहस्थों को अपनी संबंधियों के मारे जाने
से महान कष्ट हुआ। सम्राट ने इस भारी नरसंहार को स्वयं अपनी आंखों से देखा था। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया था? तो लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, कपिलवस्तु गया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर। अशोक ने बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्राएं प्रारंभ की। अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में दिया हुआ है, जिसका क्रम है लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर। देवानंद प्रिया की उपाधि धारण की थी अशोक ने। अशोक के साथ साथ और किसने की थी? दशरथ ने। तो देवानंद प्रिया की उपाधि अशोक और दशरथ दोनों ने धारण की है। मौर्य सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानंद प्रिय, देवानंद प्रियदर्शी, राजा आदि उपाधियों से संबोधित किया गया है। अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ भी अशोक की तरह देवानंद प्रिय की उपाधि धारण करता था। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक ने। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। ईस्वी सन के पश्चात शक शासक रुद्रदामन भी सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई तथा गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था पर ध्यान दिया। आगे स्कंदगुप्त ने भी सौराष्ट्र गिरनार में जल संरक्षण व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान दिया था। निम्नलिखित में से किन राजाओं ने सौराष्ट्र अंचल में जल संसाधन व्यवस्था का पर्याप्त धन दिया था? तो चारों ने ही दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, रुद्रदामन ने, स्कंदगुप्त ने। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, तो सही और व्याख्या करता है। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग विजय मगध एवं भारतवर्ष के इतिहास में एक सीमा चिन्ह है। यह विजय तथा साम्राज्यवादी विस्तार की उस नीति का अंत था जिसका आरंभ बिंबिसार ने अंगदेश्वर विजय प्राप्त करके किया था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर चढ़ाई की। अशोक के 13वें वृहत शिलालेख में कलिंग युद्ध और वहां के विनाश का वर्णन है। कलिंग उस समय एक प्रबल शक्तिशाली राज्य था जो अशोक के समय एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित था। प्राचीन काल में कलिंग का महत्व भौगोलिक एवं सामुद्रिक मार्ग की दृष्टि से अत्यधिक था। इसी कारण अशोक के कलिंग अभियान का उद्देश्य स्थलीय एवं समुद्री व्यापार मार्ग पर अधिकार करना था। उसने कलिंग को विजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। ये गलत है, पहला सही है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भू अनुदान की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश आंध्र वंश के शासकों ने किया। भूमि अनुदान के विरुद्ध कृषक विद्रोह का विवरण इतिहास में नहीं मिलता। मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया। अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर दी। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक की मृत्यु के पश्चात आरंभ हो गया। इसका मुख्य कारण योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव, प्रशासन का आधिकारिक केंद्रीकरण, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानता, पदाधिकारियों द्वारा जनता पर अत्याचार आदि था। अशोक ने धम्म विजय का अनुसरण किया, इसके प्रचार प्रसार के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन यह तथ्य सही नहीं है कि उसने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपनी सारी सेना को भंग कर दिया, क्योंकि अभिलेख में इस बात की जानकारी मिलती है कि उसकी सैन्य शक्ति पूर्व की भांति विद्यमान थी। अतः प्रश्न का कथन तो सही है किंतु कारण गलत है। अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?